दुनिया में रहता है, ब्लॉकेज तो है, पक्का ही है, राइट। करना क्या है, क्यों, पहले तो क्यों ब्लॉकेज है उसका मैंने हल्का सा कारण बताया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये बात आप दिमाग में रखिए, आपके काम आएगी, आपके लाख रुपए बच जाएंगे। अगले दो तीन मिनट में बोलने वाला हूँ। ब्लॉकेज होती है 30%, 40% या 80%, 90%। इनमें से ज्यादा खतरनाक कौन सा है, बड़ा वाला या छोटा वाला? कौन सा खतरनाक है, कोई बताइए? बड़ा वाला। देखिए आवाज तो ना बड़े वाले की आ रही है। अंडरस्टैंड कीजिए, जो बड़ा वाला ब्लॉकेज है वो ज्यादा समय से बॉडी में है, जो छोटा वाला है वो ज्यादा समय से है। बड़ा वाला ज्यादा समय, तभी तो बड़ा वाला धीरे धीरे। जो छोटे वाले होते हैं 30%, 20% ब्लॉकेज, वो थोड़े दिन पहले वाले हैं, फ्रेजाइल है, पहली बात। दूसरी बात, दे आर प्लेंटी इन नंबर्स, खूब सारे होते हैं, राइट। तो जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं मेंटल या कोई मेंटली या फिजिकली कोई एफर्ट लेते हैं आउटस्टैंडिंगली, तो जो छोटे वाले हैं उसके फटने के चांसेस 90% ज्यादा होते हैं, 90%। दुनिया भर में देखा गया है, वर्ल्ड का अगर आप वो करें, 90% ऑफ द हार्ट अटैक केसेस आर बिकॉज ऑफ 20 to 30% ब्लॉकेज, एंड 10% ऑफ द हार्ट अटैक केसेस आर बिकॉज ऑफ 80 to 90% ब्लॉकेज। अंडरस्टैंड कीजिए इसको जरा, राइट। अब आप बताइए, अगर आप बाईपास सर्जरी के लिए जाते हैं, जो प्लास्टिक के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर जो ब्लॉकेज को ठीक करने वाला है वो कौन से वाले ब्लॉकेज को ठीक करेगा? 30-40 वाले को ठीक करेगा या 70-80-90 वाले को ठीक करेगा? 70-80, क्योंकि वो एक ही है, वो बड़ा है तो दिखाई भी दे रहा है उसके माइक्रोस्कोप से, और जो 30-40 वाले हैं वो प्लेंटी हैं, और कई बार वो उनके डायग्नोस्टिक टूल से, एंजियोग्राफी से दिखाई नहीं भी देगा, राइट। तो उसको ठीक करने का सवाल ही नहीं था। अगर आपने 80-90% ब्लॉकेज को ठीक किया भी, तो भी आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस कितने घट गए? 10% होंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, उसके लिए जो सर्जिकल वो आपने प्रोसीजर अपनाया, वो उससे कई गुना ज्यादा घातक है, ना केवल फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज। जीवन भर आप उस हॉस्पिटल के कस्टमर बन जाएंगे, आपको डिस्काउंट भी मिला करेगा, अगली बार आएंगे बोलते नहीं आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप तो पुराने कस्टमर हैं, आप ये सोच के खुश होते मुझे डिस्काउंट मिलेगा, फिर चाहे ठीक हो ना हो, वो दिमाग में पीछे चला गया, राइट। हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें तो बीमारी रहना है, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से, ये बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, ये प्रॉफिटेबल सर्जरीज तो है, लेकिन ये पेशेंट के लिए नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी WHO है, कॉक्रोन है, हार्वर्ड है, उसमें ऑलरेडी ये आ गया है। 2006 में इन दोनों सर्जरी को ऑब्सोलीट बता दिया था। ऑब्सोलीट मतलब कि इसको प्रयोग में ना लाया जाए। लेकिन डॉक्टर भी क्या करे, 40% जो हॉस्पिटल जहाँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, 40% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दीज टू सर्जरीज एंड 60% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बाकी और सारी चीजें। जिस दिन ये दोनों सर्जरी बंद कर दिया हॉस्पिटल ने, उस दिन उनका जो इकोनॉमिक से दैट इज द प्रॉब्लम विद देम। सो माय सिंपैथी इज देयर विद देम ऑल्दो, राइट। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना पड़ेगा, 19% तक पेशेंट गुलाम नहीं होना है। सो इसको समझने के लिए थोड़ा आई गिव यू वन इंटरेस्टिंग एग्जांपल। कोलेस्ट्रॉल, 1953 से पहले किसी को कोलेस्ट्रॉल की कोई बीमारी नहीं थी। 1953 से पहले ये जो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी आई कहां से, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग साइंस है। बीमारी को बनाने की एक इन्वेंशन की एक कला, इसे कहते हैं डिजीज मॉन्जरिंग। 1895 की बात है, एक सर्जन थे, उनका नाम था जोसेफ लिस्टर। उनकी एक कंपनी थी, फ्लोर क्लीनर की कंपनी, और साथ में सर्जरी भी करते थे। सर्जरी का धंधा भी नहीं चलता और फ्लोर क्लीनर का तो बिल्कुल नहीं चलता। उन्होंने क्या किया, फ्लोर क्लीनर पे जो बनाते थे उसको उन्होंने डाइल्यूट करके बोतल में डाला, माउथ क्लीनर बना दिया, और ये उन्होंने प्रमोट किया, इसको अगर आप कुल्ला करेंगे तो आपकी मुंह की बदबू हट जाएगी, कुल्ला करेंगे मुंह की बदबू हटाइए। 5 साल उन्होंने प्रमोट किया, पब्लिसिटी की, नोबडी इज इंटरेस्टेड। मुंह की बीमारी कोई बीमारी तो थी नहीं उस वक्त। उनके दिमाग में बात आई 2002 या 3 में, 1902 या 3 में, कि इस बीमारी का नाम रखा जाए। उन्होंने नाम रखा हेलिटॉक्सिस, और डॉक्टर ने लिखना शुरू कर दिया, आपको हेलिटॉक्सिस है, आपको दवा ये लेनी चाहिए। और उन्होंने अपना वो जो प्रोडक्ट है उनका नाम, उस प्रोडक्ट का नाम है, अपने नाम से रखा, डॉक्टर लिस्टर ने लिस्ट्रीन। नाम सुना आपने? जिन लोग स्माइल कर रहे हैं वो सब यूज करते हैं। सो लिस्ट्रीन, और उन्होंने ये प्रमोट कर दिया, लिस्ट्रीन नहीं लेंगे तो हेलिटॉक्सिस हो जाएगा। आपको हेलिटॉक्सिस हुआ है, लिस्ट्रीन है। जैसे डॉक्टर बोला यू आर सफरिंग फ्रॉम हेलिटॉक्सिस, बताओ क्या करना है, राइट। सो मुंह की बदबू कोई बीमारी नहीं है, हेलिटॉक्सिस बड़ी बीमारी है, जबकि दोनों सेम ही चीज है, राइट। तो आप देखिए, तब से लिस्ट्रीन और आज भी लिस्ट्रीन, जबकि इन रियलिटी वो मुंह की बदबू भी नहीं दूर करता, वो आपके दिमाग के जो अंदर एक है सेटिस्फैक्शन, उसको जरूर ठीक करता है, राइट।
तो दैट इज कॉल्ड डिजीज मॉनिटरिंग, एक बीमारी को इन्वेंट करना। ये पद्धति तब शुरू की थी उन्होंने, और आज उसके बाद कई सारी बीमारी इन्वेंट हुई, उनमें से एक है कोलेस्ट्रॉल। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने प्रूव कर दिया दुनिया में कि जिनके बॉडी में ज़्यादा फैट जाता है वो ज़्यादा वो हार्ट डिजीज होता है। मोर कोलेस्ट्रॉल मोर हार्ट डिजीज। 1953 में ये हो गया कि कोलेस्ट्रॉल कम करो, बीमारी कम करो, हार्ट डिजीज कम करो। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, स्टैटिन वगैरह लो। WHO ने देखा कि जो लोग, दो लोग हैं, दोनों की कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है, एक ने स्टैटिन लिया कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, एक ने नहीं लिया। पूरे दुनिया में ये देखा गया कि जिन लोगों ने स्टैटिन लिया यानी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग लिया, उनका कोलेस्ट्रॉल तो घट गया, लेकिन उनके मृत्यु के चांसेस 47% बढ़ गए, 47% बढ़ गए। WHO ने 1980 में फैसला किया, हम ऐलान कर देंगे कि कोलेस्ट्रॉल को घटाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तब तक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाइयाँ और कोलेस्ट्रॉल का बिजनेस $200 बिलियन का बन गया। $200 बिलियन बहुत होते हैं, राइट, और वो बहुत ताकतवर होता है। तो वो $200 बिलियन काफ़ी थे WHO के मुंह बंद करने को, भाई ये क्यों कर रहे हो, हमारे पेट में क्यों लात मार रहे हो, चलने दो इसको, राइट, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग। अब रियलिटी क्या है कोलेस्ट्रॉल की, आप जरा ध्यान समझिए। आपको ये सबको पता है HDL LDL, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, इसलिए साइंस स्टूडेंट होने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट स्टूडेंट होने की भी जरूरत नहीं है। अब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको घटाने की बात हम करते हैं या डॉक्टर करते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। इनमें से जो स्मॉल बैड कोलेस्ट्रॉल है वही ऐसे हैं जो आपके पाइप यानी कि आर्टरीज के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, उसको छेद करके निकल सकते हैं। इन रियलिटी LDL जो स्मॉल वाला है दैट इज गोइंग टू मेक यू हार्म, राइट। आप में से कितने लोग ऐसे जिनको पता होगा कि आपके LDL स्मॉल वाला कितना है, लार्ज वाला कितना है? पूरे देश में कोई एक भी आदमी नहीं होगा जो ये बोल सके मेरा LDL, ये तो सब बोल देंगे मेरा LDL कितना है, HDL कितना है, पर LDL में स्मॉल कौन सा है, कितना है, लार्ज कौन सा है, कोई बोल सकता है? क्योंकि वो जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग फॉर कोलेस्ट्रॉल, राइट, वो इंडिया में भी आई नहीं, वो आएगी 6 महीने बाद, साल लग जाएंगे। जब वो आएगी तब ये प्रचार होगा, अरे आपका स्मॉल कितना है, जैसे आप बोलते हैं आपका LDL कितना है, गुड कोलेस्ट्रॉल कितना, बैड कोलेस्ट्रॉल। याद कीजिए आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले गुड बैड नहीं था, हाई था कोलेस्ट्रॉल या नहीं कोलेस्ट्रॉल था। अब आने वाला है स्मॉल वाला कितना है, लार्ज वाला कितना है। अच्छा, इसमें कितना खर्चा लग जाएगा, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का खर्चा लगेगा 12,000 कम से कम, एक बार डायग्नोस करने का, वो हर महीने चेंज भी होगा, हर महीने करना है, तो 12,000 तो बचा लीजिए आप हर महीने के लिए, राइट। सो इसका मतलब ये है कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग आप में से ले रहे हैं वो अंधेरे में तीर चलाने की तरह है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, हो सकता है आपका लार्ज वाला ज्यादा हो और वो तो बॉडी के लिए अच्छा ही होता है। अब जो दवा ले रहे हैं वो क्या कर रही है, राइट, जो स्टैटिन है, दुनिया में आपको बहुत ही अमेज होगा जान के कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग दुनिया में बनी ही नहीं है अब तक। अरे ये कैसे, जो हम दवाई ले रहे हैं वो तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग ही तो है। मैं आपको समझाता हूं, उसका नाम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग इन रियलिटी है नहीं। कैसे? जो स्टैटिन है, जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है, वो क्या करता है, जब आप लेते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को घटाता नहीं है, एक और केमिकल, एक और एंजाइम को घटाता है, उसका नाम है CoQ10। आप में से काफी लोगों को पता होगा CoQ10 क्या करता है। उसके कई सारे काम है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके हार्ट की मसल को स्ट्रांग बनाते रहना, स्ट्रांग रखना, क्योंकि हार्ट की मसल हर पल काम करता है, सबसे ज्यादा वही काम करता है। हार्ट के मसल को स्ट्रेंथ देता है एक एंजाइम, एक केमिकल जो बॉडी बनाती है, दैट इज कॉल्ड CoQ10, राइट, दैट स्ट्रेंथन योर हार्ट मसल, राइट। लेकिन वो जो CoQ10 है, इसका एक और बाई प्रोडक्ट काम है, एक और काम है, वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के बनाने के असेंबली लाइन में वहां भी हाथ बटाता है, राइट। अब जब आप कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग लेते हैं वो CoQ10 को कम कर देता है। CoQ10 को कम करेगा तो CoQ10 कोलेस्ट्रॉल बनाने में हाथ ठीक से बटा नहीं पाएगा, आपकी कोलेस्ट्रॉल घट जाएगी। बट एक और चीज हो जाएगी, CoQ10 कम होगा तो क्या एक और चीज हो जाएगी, हार्ट कमजोर होने लगेगा। इसीलिए आप गौर करेंगे जितने लोग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग लेते हैं विदिन 2 ईयर दे बिकम हार्ट पेशेंट एज वेल, राइट। ये और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये FDA का वार्निंग है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, राइट। अगर आप कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग लेंगे 18 महीने तक, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इम्पोर्टेंसी और लिवर डैमेज विदिन 1 to 8 वीक्स। मेरे पास एक पेशेंट आए, सर आप क्या बात करते हैं, हमें तो 2 साल हो गए, मेरा तो लीवर डैमेज नहीं हुआ। लीवर की दिक्कत क्या है आपके और मेरे लीवर की, जब तक वो 80% डैमेज नहीं हो जाएगा पहला सिम्टम आपको नहीं फील होगा, एंड द मोमेंट यू फील द फर्स्ट सिम्टम दैट मीन्स दैट 80% डैमेज ऑलरेडी हैपेंड, राइट। सब्सटेंशियल इतना हो गया कि अब वो रिवर्स होना काफी मुश्किल होगा। सो
What I mean to say, the moment you take the drug, this thing happen and it is documented things and you face it every day, right? आप इसको फेस करते रहते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर्स की जो साइकोलॉजी कुछ ऐसी है, आपके घर में जो पानी है वहाँ लीक कर रहा है, बाथरूम का पानी। इमेजिन कीजिए आपने प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर ने क्या किया, आपके पानी का जो सप्लाई है वो काट दिया। देखो लीक कर रहा है, नहीं लीक कर रहा है, तो ठीक हो गया ना, राइट? व्हाट आई मीन टू से, अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आता है, वो कोलेस्ट्रॉल की गलती नहीं है। अगर आपके बाथरूम में पानी लीक करता है तो पानी की गलती नहीं है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, राइट? वो लीक का कारण क्या, उसको ढूंढ के उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो क्या कर रहे हैं, इनका भाई सप्लाई काट दो, पानी भी नहीं आएगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ऐसे कुछ ना, राइट? सो दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू आर हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ, दैट इज द प्रॉब्लम कि आपके बॉडी के जो आर्टरीज हैं, इनर लाइनिंग है, दैट इज स्टिकी। सिंस दैट इज स्टिकी, तो जो कोलेस्ट्रॉल वहां से ट्रेवल कर रहा है, इट विल गेट स्टिक। तो रादर देन कि हम ये करें कि स्टिकीनेस को कम कैसे करें, उसकी दवाई कुछ हो तो बताओ, हम कोलेस्ट्रॉल को ही कम कर देते हैं। जैसे प्लम्बर ये नहीं ढूंढ पा रहे कि कहाँ पे लीक है, तो चलो भाई इसका तो सप्लाई बंद कर दो। फिर बोलेंगे हमें पानी कहाँ से मिलेगा, आप आउटसोर्स करो, वो विटामिन की टैबलेट कैप्सूल वगैरह देते नहीं ऊपर से, आपको तो लेना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया किस तरह से बीमारी होती है और किस तरह से हम चुंगल में फंसते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कम आउट ऑफ द होल थिंग। कोलेस्ट्रॉल की तरह हर साल दुनिया में नई नई बीमारियां इन्वेंट की जाती हैं और हर साल उसका एक डायरेक्टरी बनती है जो पूरे डॉक्टर्स में जाती है। मेरे पास भी आती है, मेरे पास थोड़ा पहले आ जाता है, तो ताकि मैं आपको बता पाऊँ, उस तरह के नेटवर्क मैंने बनाए हैं, राइट? अभी पिछले साल कुछ नई बीमारियां आई थी, राइट? उनमें से एक बीमारी इन्वेंट की गई थी, नई बीमारियां, राइट? उनमें से एक बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव शॉपिंग सिंड्रोम। ऐसे लोग जो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, बीमारी, उसे एक दवा भी आई है, किसी को चाहिए तो बताना, उसको वो दवा दे देंगे, 2-4 दिन तो नहीं वो शॉपिंग करेगा। फिर एक और बीमारी आया है, एक्सेसिव इंटरनेट डिसऑर्डर। बार बार क्या है मेल, देखो जरा 2 मिनट में क्या है मेल, उनके लिए भी दवा आई है, किसी को चाहिए तो बताना वो भी। What I mean to say, ह्यूमन बिहेवियर को एक नाम दे दिया गया और उसको बीमारी का टैग दे दिया गया और उसको एक डॉक्यूमेंट करके, राइट, एक ऑफिशियल एक सर्कुलर बना दिया गया, एंड नाउ वी आर चेजिंग दैट फिगर कि हमें तो वो बनना है, राइट? जबकि इन रियलिटी ये सब तो कोई बीमारी ही नहीं है, राइट? सो इंसान, मैंने आपको बताया था 16,000 तरह से बीमार पड़ सकता है, 16,000 टाइप हो गया, एज मनी एज दैट। तो बीमारी की बात ना करके हम ये बात करें कि हम कैसे बिना किसी दवाई की हेल्दी रहें, और अगर हम बीमार हैं तो कैसे उस चुंगल से बाहर आ जाएं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये सोल्यूशन की बात बता रहा हूँ, अब तक से प्रॉब्लम की बात बता रहा था। सोल्यूशन ये 1970 की बात है, चाइना के प्राइम मिनिस्टर चाओ इन ले, उनको डॉक्टर ने बोला यू आर डायग्नोज विद लंग कैंसर। चाओ इन ले ने पूछा मुझे लंग कैंसर कैसे हो गया, हाउ आई सफर फ्रॉम लंग कैंसर। चाओ इन ले को डॉक्टर ने बताया कि हो जाता है, पोल्यूशन है, जीन्स हैं, केमिकल हैं। आप गौर करेंगे जब भी डॉक्टर कोई जवाब देंगे तो जवाब ऐसे होंगे जो हमारे हाथ में बस में नहीं होंगे, राइट? जो चीज़ बस में होगा उसके बारे में भी बताएंगे। बट चाओ इन ले ने सोचा जब तक कि मुझे ये ना पता चले मैं बीमार कैसे हूँ तब तक मैं अपना इलाज नहीं कराऊंगा। चाओ इन ले ने क्या किया, पूरे चाइना से 6.5 लाख वर्कर को इकट्ठे किए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए, उनकी मदद ली और एक अभियान चलाया, उसका नाम दिया गया द चाइना स्टडी। इस अभियान में मेन मकसद था ढूंढो इंसान बीमार क्यों पड़ता है और ढूंढो क्या करने से इंसान ठीक हो सकता है। तब ये देखा गया दुनिया भर में कि एज मेनी एज 7 ऐसी दुनिया में जगह है, इंडिया में एक जगह है हुंजा, चाइना में एक जगह है बामा, जापान में एक जगह है ओकिनावा, ऐसे 7 जगह इंडिया में कम से कम दुनिया में जहां पे लोग बीमार ही नहीं पड़ते, 100 साल जिंदा रहते हैं। वहां जाएंगे तो वहां कोई हॉस्पिटल नहीं है, वहां कोई डॉक्टर नहीं है, वहां कोई दुकानें नहीं है दवाइयों की। अगर आपको कोई दोस्त डॉक्टर है वो सोचे कि मैं इनमें से किसी जगह जाकर अपना धंधा जमाता हूं तो भूखे मर जाएंगे, एक भी पेशेंट नहीं मिलने वाला वहां। सो चाइना स्टडी के लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया इन लोगों को, इंक्लूडिंग उनका इंडियन, और पाया इन 7 सिविलाइजेशंस में एक बात कॉमन है, एंड दैट इज उनके खाने पीने का पैटर्न है। उन्होंने इस पैटर्न को डॉक्यूमेंट किया और देखा
कि इस पैटर्न में अगर कोई रह जाए जो कि बड़ा सिंपल है अदरवाइज, तो बीमार ही नहीं पड़ सकता, राइट? ही विल बी इम्यून टू डिजीज, बीमार हो ही नहीं सकता। सो दैट वाज वन ग्रेट अचीवमेंट फॉर मेडिकल साइंस कि एक ऐसा पैटर्न का आविष्कार हो गया या डिस्कवरी हो गई कि उसमें कोई भी रहेगा तो ये गारंटी है बीमार नहीं पड़ेगा। इन दिनों एक और चीज हुआ, पिछले दिनों, पिछले कुछ सेंचुरीज में दो भाई थे, हुंजा इंडियन एंड पीमा इंडियन। ये कोई स्टोरी नहीं है, रियलिटी है। दो सिविलाइजेशन थे, हुंजा इंडियन, पीमा इंडियन, और दोनों दुनिया में वर्ल्ड के हेल्थीएस्ट सिविलाइजेशन में से गिने जाते थे। लेकिन 1900 शताब्दी के आसपास पीमा इंडियन ने सोचा कि हम हुंजा के साथ नहीं रहा करेंगे, विल नॉट स्टे विद हुंजा इंडियंस, हम इनसे दूर चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, बसेंगे, अरिजोना के पास वो बस गए। लेकिन तब भी उनका वही सारा कुछ सिस्टम था जो उन्होंने पहले किया हुआ था, द सेम सिस्टम दे यूज्ड टू फॉलो, राइट? उनका वही खाना था, वही खेती बाड़ी करते थे। 1960 तक पीमा इंडियन दे वेर हेल्दी। 1960 में यूएसए की सरकार ने पीमा इंडियन को बोला अपना जमीन वगैरह हमें दे दो, हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, बदले में आपको पूरे जीवन भर खिलाएंगे बिठा के, आपके आने वाले जनरेशन को हम जॉब भी देंगे, खिलाएंगे भी। तो ये उन्होंने प्रॉमिस किया। तो पीमा इंडियन को लगा ये अच्छा है, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, राइट? उन्होंने मान लिया और खाने पीने के नाम पे यूएस की सरकार ने पीमा इंडियन को पैक्ड फूड देना शुरू कर दिया, वही जो आप खाते, नूडल, मैगी, बर्गर, शर्गर, हाँ, वो देना शुरू किया। विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर पीमा इंडियन अकॉर्डिंग टू WHO बिकेम द मोस्ट सिक पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अभी भी गूगल में टाइप करेंगे दुनिया के सबसे बीमार लोग तो पीमा इंडियन आ जाएगा, राइट? वहां पे हर इंसान पेशेंट है, हर इंसान पेशेंट है, एवरीबडी इज सिक, एवरीबडी इज डिजीज्ड, पीमा इंडियन, राइट? सो चाइना स्टडी के लोगों ने क्या किया, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी, जैसे दुनिया के बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की भी क्यूरियोसिटी काफी बढ़ गई जब उनको पता चला कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे सभी बीमार हैं, किडनी स्टोन है, ट्यूमर है, कैंसर है, डायबिटीज है, हाई बीपी है, मोटापा सबसे ज्यादा है, राइट? सो आज भी 50% ऑफ द पीमा इंडियन अकॉर्डिंग टू WHO बेनिफिटेड। 2012 में इसका खुलासा हुआ, अमेरिकन कोर्ट ने इस बात को साबित किया और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन को बिगेस्ट हेल्थ फ्रॉड सेटलमेंट के लिए $3 बिलियन का जुर्माना भरना पड़ा 2012। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ ये कोई इमेजिनेड एग्जाम्पल नहीं है, ये साबित किया एग्जाम्पल है। और 2012 2 जुलाई के जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो पेपर्स हैं, इट इज देयर, वहाँ से वो पेपर एक बार फ्रॉम देयर ओनली यू कैन शो इट, राइट? अंदर, हाँ, यस यस, ओके, या, थैंक यू, कीप इट अगेन। सो बाद में आप देख सकते हैं कोर्ट के ऑर्डर्स। सो ये कोर्ट के ऑर्डर, और ये 2012 में यूएस की कोर्ट ने पकड़ा, 2013 में चाइना की कोर्ट ने ये पकड़ा, 2014 में अभी, राइट, पोलैंड के कोर्ट ने इस बात को पकड़ा, स्मिथक्लाइन, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के लिए। और ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, टॉप 10 कंपनीज। आप चाहे तो गूगल आजकल के तारीख में गूगल से आप देख ही सकते हैं सारा कुछ, राइट? यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर्स, आपको अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरे हेल्थ के लिए वो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल, वो डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। आजकल आप देखेंगे सबसे बड़ा बिजनेस है दवाइयों का बिजनेस। कितना बड़ा बिजनेस है? केमिस्ट के शॉप खुलते हैं, बंद होते हुए नहीं देखे होंगे। आज देखिए जो भी मार्केट से आप आए उस मार्केट में गिन लीजिए टोटल शॉप, इट इज 4 to 5 शॉप का केमिस्ट शॉप। अगर इतनी छोटी बूथ थी, 6 महीने बाद वो डबल बूथ हो जाती है। सर्वोदय हॉस्पिटल है यहाँ पे, उसमें जो केमिस्ट का बूथ है, एक बूथ अगर आप लेना चाहेंगे, सिक्योरिटी है 1 साल की 2 करोड़ रुपए सिक्योरिटी से, किराया नहीं बोल रहा हूँ, राइट? 2 करोड़। आजकल डॉक्टर इतने मजबूर हो गए, कई सारे डॉक्टर्स हैं आपके जाने पहचाने जिन्होंने अपनी अपनी दवाई कंपनी खोल ली है, अपनी कंपनी, राइट? दे स्टार्टेड देयर ओन कंपनीज इंक्लूडिंग मेट्रोमेड, SS बंसल। उनकी जितनी भी, अगर आप में से कोई पेशेंट है, वो एवेंचर फार्मास्यूटिकल्स जो कि उनकी कंपनी है, 10 में से 8 गोलियां उन्हीं कंपनी की होगी, राइट? सो इट इज़ लाइक दैट, यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। वैसे भी दुनिया भर में भी देखा गया है कि जब जब डॉक्टरों ने स्ट्राइक की है, मृत्यु दर न जाने कैसे अपने आप कम हो गई है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड जर्नल, मोर्टेलिटी रेट गोज डाउन व्हेनेवर डॉक्टर्स गो ऑन स्ट्राइक। दुनिया भर में, इंडिया में भी आपको याद होगा 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक स्ट्राइक हो गए थे डॉक्टरों के, याद है आपको? अभी, राइट? हम हड़ताल कर देंगे, हम काम नहीं करेंगे। कानपुर से स्ट्राइक शुरू हुआ, करीब 84 हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम मिला के स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया। एम्स ने भी बाद में पार्टिसिपेट किया था और अखबार में आने लगा 30 लोग मर गए, 30 लोग मर गए, 30 लोग मर गए। जब तो स्ट्राइक था तब 5 दिन में
84 या 83 हॉस्पिटल में 30 लोग मर गए, और अब जब स्ट्राइक नहीं है तो उसी 5 दिन में उतने हॉस्पिटल में 1500 लोग मरते हैं, 1500 लोग मरते हैं। कभी भी जाके देखिए, खुला चैलेंज, राइट, 1500, राइट। तो दवाइयों के बिना जितने लोग नहीं मरते उससे कई गुना ज्यादा लोग दवाइयों के साथ मरते हैं, राइट। दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। आई स्ट्रांगली फील 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। सो वी हैव टू टुगेदर कम आउट ऑफ इट। हम सभी को इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और आज का एंड ऑफ इलनेस का जो प्रोग्राम है इसी सिलसिले में आगे बढ़ने के लिए है। तो एक सवाल आता है, तो क्या कल से हम दवा ना खाएं, छोड़ दें? अब आप छोड़ नहीं सकते। बॉडी का एक बड़ा सिंपल साइंस है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट साइंस। क्यों नहीं छोड़ सकते? हेलो, मान लो किसी को इंसुलिन चढ़ा हुआ है, इंसुलिन के शॉट्स लेते हैं, और तो क्या करता है बॉडी देखता है ये तो आउटसोर्स कर ही रहा है, बाहर से आ रहा है, तो बॉडी आलसी है, अपना मैकेनिज्म स्विच ऑफ कर देता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको नींद की प्रॉब्लम नहीं, नींद आने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई स्लीपिंग पिल्स यूं ही देता रहता है टॉफी की तरह। अचानक अगर देना बंद कर दे तो आपको एक्चुअली नींद नहीं आएगी। मान लो आपको डिप्रेशन नहीं है, यू आर नॉट डिप्रेस्ड पर्सन, बट अननोइंगली यू आर कंज्यूमिंग एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स। कुछ दिन बाद अगर दवा नहीं लेंगे बाई चांस, तो एक्चुअली यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड। तो आपकी बॉडी जो है इट बिकम्स ड्रग डिपेंडेंट। When you give the body a particular drug for a particular brief period of time, for the lifetime you become drug dependent. That is one important interesting thing about the drug. We must understand. अगर कोई दवाई आपकी चल रही है, बीपी की चल रही है, डायबिटिक चल रही है, कोलेस्ट्रॉल, तो एक झटके में आप उसको छोड़ने का जो मेथड मैं आपको बताऊंगा, right? How to free yourself from drugs, how to free yourself from disease, and how to free yourself from doctors as well, right? That I am going to say. What I mean to say, the warning is, अचानक एक दिन छोड़ दिया, दैट कैन बी डेडली। इसलिए नहीं कि दवा आपको हेल्प कर रही है जीने में, बट इसलिए कि बॉडी का एक अपना मैकेनिज्म सिस्टम भी है, वो डिपेंडेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल है, इमेजिन कीजिए मैं टेबल को पकड़ के खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ उसके सहारे से, बिना मुझे वार्निंग दिए कोई अगर टेबल खींच ले, देयर इज अ चांस कि मैं एकदम गिर पड़ूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पैर में शक्ति नहीं है कि मैं अपने आप में खड़ा हो सकूँ, इसका मतलब ये है कि मैं निर्भर हो गया था उस पर, और अचानक उसको बिना वार्निंग दिए किसी ने खींच लिया। तो बॉडी को बताना पड़ेगा आपको कि भाई आज से डायबिटीज की दवाई लेना मैं बंद करने वाला हूँ, पहले आपको वार्निंग देनी पड़ेगी। तो आपका जो ब्रेन है वैभव की ब्रेन की तरह उसको अंडरस्टैंड करेगा, राइट, एंड देन वो स्टार्ट करेगा। बट हाउ टू डू इट, ये कैसे करना है, राइट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। यही हम यहाँ पे आज समझने चाहते हैं, राइट। इस आज के इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वी शुड बी फ्री ऑफ ऑल द ड्रग्स, राइट, वी शुड बी फ्री ऑफ ऑल द ड्रग्स। इंसान 16,000 तरह से बीमार पड़ता है, 16,000 तरह से। ऐसी बीमारियां जो बाकी एनिमल को कभी नहीं होती। इंसान एक ऐसा जानवर है जो बीमारी से मरता है। कभी सुना आपने बिल्ली हार्ट अटैक से मर गई? अनयूजुअल। शर्मा जी हार्ट से चल बसे, ये एक्सेप्टेबल है। हम शर्मा जी साहब कल मिले थे, बड़े हेल्दी लग रहे थे, बट इट एक्सेप्टेबल, राइट। फर्स्ट फरवरी की बात है, ऐसे ही एक मेरा लेक्चर था, ये तो सिर्फ 1-8 घंटे का है, वो तो 6 दिन का था, रोज 4 घंटे हेल्थ वर्कशॉप। बारामती एक शहर है, वहाँ पे वसंतराव साठे ऑडिटोरियम है, नाट्यगृह, इसी तरह से। सैटरडे का दिन था सुबह का, और जब मेरा ट्रेनिंग चल रहा था साथ में एक प्लेग्राउंड था, वहाँ से शोर आ रही थी। जितनी बार वहाँ पे क्रिकेट मैच का छक्का लगता, एक गाना वो ऑन कर देते और बड़ा डिस्टर्बेंस यहाँ पे आ रहा। मैंने ऑर्गेनाइजर से पूछा भाई ये कब तक चलेगा, उन्होंने बोला कि 6 दिन तक चलेगा। मैं समझ गया कि अगले 5 दिन भी इनको झेलना पड़ेगा। लेकिन अगले दिन संडे था, 2 फरवरी की, व्हेन आई केम आई रियलाइज देयर वाज अ पिरियड ऑफ साइलेंस, कोई क्रिकेट मैच नहीं चल रहा। मैंने पूछा कि वो क्या हुआ 6 दिन का, अभी तो 1 ही दिन हुआ था। तो उन्होंने बोला कि बारामती टाइगर्स एंड पुणे रॉयल्स के बीच में मैच चल रहा था, बड़ा प्लेग्राउंड था, उसमें बारामती टाइगर दे वन द मैच, वो क्रिकेट मैच जीत गए। उसमें जो मैन ऑफ द मैच मिला मिस्टर राज, राइट, मैन ऑफ द मैच मिस्टर राज को मिला। मैन ऑफ द मैच जब मिला, वो लेके इतने खुश हुए, एक्साइटमेंट में ऑन द ग्राउंड उनका हार्ट अटैक आ गया, ही डाइड, मृत्यु हो गई। क्योंकि मैं उस शहर में था, मेरी इच्छा हुई जानने की कैसे हुआ, क्या हुआ। आई वेंट डीप इनसाइड, राइट। मैं उनके घर वालों से मिला, उनके परिवार में उनकी वाइफ थी, बच्चा था, राइट, सारा हंसता खेलता परिवार। तो मैंने पाया कि वो जीवन भर वो स्पोर्ट्स पर्सन रहे थे, 31 ईयर्स उनकी उम्र थी। उनके वीडियो से पता चलता है, और क्योंकि वो क्रिकेट खिलाड़ी थे, वो बड़े हेल्थी थे, बड़े फिट थे, राइट। तो कभी कोई नशा, कभी शराब या नॉनवेज कुछ भी नहीं था।
ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। एटलीस्ट दिखने में इतने हेल्दी थे, शायद हम में से शायद ही कोई उससे मैच कर पाता होगा। What I mean to say, we cannot take health for granted, right? तो लेकिन ये हुआ कैसे, पहली बात। और क्या हम ऐसे अनफोर्सीन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं क्या? क्या कोई तैयारी कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन का पहला जवाब ये हुआ कैसे। फिर आज हम क्या करें ताकि वो नौबत हमारे साथ तो ना आए, राइट? तो कैसे हुआ ये बताना अपने लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें हमारी गाड़ी खुद की नहीं चोरी होती, हमें लगता है कि चोरी तो किसी और की गाड़ी होती होगी। और एक बार हमारी कोई चीज़ गुम होती है तो दिमाग में आता है एक बार मिल जाए, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, राइट? तो वो अगली बार ही आई ये बात, राइट? तो आई एम गोइंग टू शेयर व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। ये बात ज़रा ध्यान सुनिए, बिकॉज ये आपको अप्लाई करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आपका जो बॉडी है, मेरा जो बॉडी है, इसमें पाइप्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है एग्जैक्टली इन द सेम मैनर जैसे आपके शहर में पानी के नीचे पाइप्स हैं जिसके थ्रू हर घर में पानी जाता है। इमेजिन कीजिए हर घर जो है वो अपने आप में बॉडी के हर सेल्स जहाँ पानी पहुँचता है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा घर है पूरे शहर में जहाँ पानी तो टंकी मेन से तो पानी आ रहा है लेकिन उस घर में नहीं पहुँच रहा, तो कारण क्या होगा? उस घर वाला जो रास्ते वाला पाइप है उसके बीच में कोई ना कोई ब्लॉकेज होगा, राइट? लेकिन कौन से वाले घर में, यहाँ पे मान लो 10,000 घर हैं फरीदाबाद में या 50,000 घर हैं, कौन से वाले घर में और कौन से वाले पाइप में ब्लॉक होगा अभी आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि एक्चुअली ब्लॉक ना हो जाए। ये तो समझते हैं, राइट? सो लेकिन अब इमेजिन कीजिए जिस घर में ब्लॉक है वो आप ही का घर है। अब इमेजिन कीजिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी आपको, राइट? अगर पानी नहीं आ रहा तो व्हाट ऑल प्रॉब्लम यू कैन फेस। नाउ यू कैन एसोसिएट, आपके बॉडी में भी 100 बिलियन सेल्स हैं। एक सेल एक घर की तरह है, और जैसे वो पानी आता है तो वो ब्लड जहाँ नहीं पहुँचेगा तो ब्लड के नहीं पहुँचने से न्यूट्रिएंट नहीं पहुँचेंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी। इवन हम पानी से और क्या करते हैं, वेस्ट को बाहर निकालते हैं, धोते हैं घर को, राइट? वो सारी चीज़ें उस वाले सेल्स को यानी कि उस वाले घर को नहीं मिलेगी। तो वो वाला सेल यानी कि वो वाला घर इट विल स्टार्ट डाइंग, राइट? लेकिन वो घर कौन सा वाला हो सकता है, क्या कोई बता सकता है? अगर वो वाला घर बॉडी के किसी भी पार्ट में होगा आपको कैसे पता चलेगा? उस पार्ट में दर्द होना शुरू कर हो जाएगा, राइट? बट इफ वो वाला घर हैपेंस टू बी योर हार्ट तो दर्द नहीं होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, राइट? तो वो कहीं भी हो सकता है। इफ इट इज हैपेंस टू बी योर ब्रेन तो ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा। ब्रेन स्ट्रोक आने से क्या कि बॉडी का आधा हिस्सा काम करना बंद, एक हाथ नहीं काम करेगा, एक पैर नहीं काम करेगा, आधा जीभ नहीं काम करेगा, राइट? सो तो इसलिए ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हमें ज़्यादा तंग करते हैं बिकॉज उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बॉडी किसी और पार्ट। तो जो ब्लॉकेज है इट कैन बी एनीवेयर इन द बॉडी। जैसे पूरे जो फरीदाबाद के जो पाइप सिस्टम है कहीं ब्लॉकेज हो सकता है किसी घर में, लेकिन अब वो मंत्री के घर में हो गया, सॉरी तो अखबार के थ्रू सबको पता चल जाएगा, राइट? आपके मेरे घर में हुआ तो नहीं भी पता चलेगा, काम चला देंगे, राइट? तो ठीक उसी तरह से कि अगर वो मंत्री हार्ट है या ब्रेन पता चलेगा, अगर होगा तो वो हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन स्ट्रोक आएगा, तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, राइट? बॉडी के केस में। अब ब्लॉकेज क्यों होता है और क्या हम करें ब्लॉकेज ना हो, ये दोनों चीज़ जानना आपको ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये दोनों चीज़ कोई बताएगा नहीं आपको, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। मैं देखता हूँ, मेरे पास लिस्ट है, राइट? इंडिया के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अबाउट 70% कार्डियोलॉजिस्ट का डेथ का कारण है हार्ट अटैक। वो खुद ही उनके, राइट, जो जिसका इलाज करते हैं उसी से उनकी डेथ हो रही है, तो वो आपको क्या क्या इलाज करेंगे? ब्लॉकेज का मेन कारण दुनिया भर में मैंने जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, कुवैत मेडिकल एसोसिएशन, वियतनाम मेडिकल एसोसिएशन, आबू धाबी मेडिकल, हर जगह मैंने जो देखा है ब्लॉकेज का मेन कारण अमंग इंडियंस। आप याद रखिए पूरे दुनिया में 60% जो हार्ट डिजीज है वो भारतीयों में होता है और बाकी 40% पूरे दुनिया के। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई रिपीट, WHO का रिपोर्ट कहता है अगर 100 लोग हार्ट अटैक से आज मरते हैं, 100 में से 60 लोग भारतीय हैं और 40 लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर। तो हम लोग कुछ तो खास करते होंगे। व्हाट इज दैट? ब्लॉकेज का मेन कारण है, द मेन रीजन ऑफ द ब्लॉकेज इज आपके जो आर्टरीज हैं, आपके मेरे हमारे आर्टरीज हैं, आर्टरीज के इनर लाइनिंग जो है वो चिपचिपा हो जाती है थोड़े देर में, राइट? इज देयर अ ट्रेल, द ट्रेल विद सॉइल, नो? अच्छा, वो बीज तो वहाँ से। सो ये कैसे काम करता है ये जानना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं वैसे, राइट?
सीड्स दे दो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्राई टू अंडरस्टैंड आपके अंदर के आर्टरीज के वॉल्स हैं। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और ठीक है, थैंक यू। ये मान लो मेरे पास कुछ बीज है, राइट, दिस सम सीड्स आर देयर, इट इज़ वेरी फर्टाइल सीड्स। इसको पत्थर के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ तो क्या ये उगेगा, ग्रो होगा? नहीं होगा, राइट, इट विल नॉट ग्रो। बट यही बीज को अगर मैं एक मिट्टी और उपजाऊ उसके ऊपर छोड़ देता हूँ, राइट, ये फर्टाइल सॉइल है और इसको गीला है ये, और अब मैं इसके ऊपर छोड़ देता हूँ, इसके अंदर चला जाता है, तो क्या उगेगा? इट विल ग्रो, राइट। तो ये सीड्स पे निर्भर नहीं करता है कि ये उगेगा कि नहीं उगेगा, पार्शली निर्भर करता है, ये इसके सराउंडिंग पे भी निर्भर करता है। एक बात याद रखिए, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है या डायबिटीज है, द फर्स्ट रीजन ऑफ दैट इज कि आपकी जो इनर वॉल है वो स्टिकी है। स्टिकी मतलब वहां पे कोई चीज जब ग्रो करती है तो वो चिपक जाता है, राइट। चिपकने से पहली चीज होगी कि वहां पे अगर चिपकेगा तो वहां पे ब्लॉकेज हो जाएगा। अच्छा, क्या चिपकता है? कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि वही तो फ्लो करता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। इस तरह की कोई चीज़ चिपक सकती है, राइट। कितना परसेंटेज चिपकेगा वो आपको कई सारे फैक्टर पे फिर निर्भर करते हैं। लेकिन जहां पे वो चिपक रहा है वो वाला जो ऑर्गन है, इफ इट हैपेंस टू बी पेनक्रियास, ही मे सफर फ्रॉम डायबिटीज, राइट। So if it happens to be the other important muscles, it can be arthritis. If it happens to be heart, it can be heart disease. It all depends कि वो जो चिपकने का कहाँ पे ज़्यादा चिपका, कहाँ पे कम चिपका, कहाँ पे ज़्यादा ब्लॉकेज है। आपने कई बार देखा होगा कि एक जगह तो पानी आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा, राइट। तो वही है, वही हिसाब आप लगा लीजिए। नाउ वो चिपचिपा कैसे होता है? चिपचिपा होने का एक ही कारण है, द काइंड ऑफ फूड विच वी कीप ऑन ईटिंग, जो खाना हम खाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वाला खाना जो हम खाते हैं वो हम ही खाते हैं, दुनिया में कोई और नहीं खाता है। चिपकने का जो पहला कारण है वो है एनीथिंग व्हेन यू ईट टू मच इन रिफाइंड फॉर्म, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल, सफोला वफोला जो होता है ना, राइट, सनफ्लावर, ये सब, राइट, वो चीज़ें जब हम खाएंगे तो चिपचिपा होगा। आप देखते नहीं, बर्तन आप धोते हैं, एक में सैलड रखा हुआ है, एक में आपके तड़के लगा हुआ, वो बटर पनीर मसाला लगा हुआ है। सैलड वाले बर्तन को बेशक ना भी धोएंगे, उसको तो रगड़ रगड़ धोना पड़ता है। यहाँ तो आपका हाथ पहुँच रहा है, अंदर की आर्टरीज में थोड़ी ना पहुँच रहा है, राइट। गॉड को थोड़ी ना पता था कि भाई आप में आर्टरीज को गंदा करते हैं तो कोई इंसान करता, गॉड आपके लिए अंदर तक हाथ पहुँचा के, राइट, कोई मेड लगा दे वो रोज धोता रहे, राइट। सो दैट आर्टरीज वो हर साल 2% ब्लॉकेज होता है, इन ऑन एवरेज बता रहा हूँ, एक रफ फिगर। किसी की उम्र 40 साल की होगी तो कितना परसेंट ब्लॉकेज हो जाएगा? एनीबडी? कितना परसेंट होगा? 80% होगा ना। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारे सारे काम करने के लिए, जैसे मैं भाषण दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं इसको, राइट, आप पार्टीज में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, आप थोड़ा बर्थडे में डांस वगैरह कर लेते हैं, तो 20% ब्लड फ्लो की आवश्यकता है, 80% की जरूरत नहीं। किसी दिन अगर आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए, एकदम भागना पड़े, तो 20 की जगह 30% की जरूरत पड़ जाएगी। तो कितना डेफिशिएंसी हो गई? 10%। अब वो 10% के अभाव में ब्रेन विल ट्रिगर पेन इन दैट ऑर्गन, दर्द कि रुको या गिर जाओ, राइट। तो वो फेंट हो जाते हैं, आपने देखा होगा, राइट, गिर जाते हैं, वो देखा होगा, थक जाते हैं, हांफने लगते हैं, देखा, राइट। तो ब्रेन बोल रहा है भाई मैं 20% ब्लड लेता हूँ, लेकिन जो काम आप करने जा रहे हैं, भागने जा रहे हैं कुत्ते से बचने के लिए, राइट, उसके लिए 30% की जरूरत है। तो 10% अभी डेफिशिएंट है। लेकिन फिर भी आप अपने डर के हिसाब से आप भागेंगे तेजी से, तो व्हाट विल हैपन कि वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो बस्ट कर सकते हैं। अगर वो फट गए तो 80% 100% में कन्वर्ट होने में 1 मिनट लगेगा। और फिर जैसे मैंने एग्जांपल दिया 31 ईयर ओल्ड राज की, एकदम से डेथ हो सकती है उसी वक्त। इसीलिए अगर कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए तो काटने दीजिए, भागेगा मत। काटेगा ही ना, उसका तो फिर भी इलाज है कुछ ना कुछ तो, राइट। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ये सोचता है कि मेरे बॉडी में ब्लॉकेज नहीं है, तो वो एक नई